हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम 14 फरवरी 2023 को देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 14 फरवरी को होने वाले मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जिस प्रकार से मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 में 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, ठीक उसी प्रकार से इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में भी मैथमेटिक्स के पेपर में 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को किसी भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर OMR शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अब देखिए, पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पाई है, यानी आपसे ये पूछा गया है कि पाई जो है वो किस प्रकार की संख्या है। तो याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। इसके साथ पाई बटे 2 पूछा जाए, पाई बटे 3 पूछा जाए या फिर पाई बटे 4 पूछा जाए, ये सभी के सभी संख्याएँ अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों को देखकर आप सभी को बताना होगा कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या का पहचानने का आसान सा ट्रिक जान लीजिए। कोई भी संख्या जो रूट के अंदर हो, उसका वर्गमूल नहीं होता हो, वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है √3/12। यदि हम इसे कटा देंगे तो 1/4 मरतबे कट जाएगा, 4 × 12 है ना जी। तो 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या है। लेकिन हमें चाहिए अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन बी को देखिएगा तो 2/10 दिया गया है। यदि आप इसे कटाइएगा तो ये कटेगा 5 दूनी 10, यानी 1/5 मरतबे कट जाएगा। और 1 का तो वर्गमूल हो सकता है, लेकिन 5 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि दो संख्याओं का लसाअ तथा मौसा बराबर है, तो ये संख्याएं क्या होंगे। याद रखिएगा कि जब भी दो संख्याओं का लसाअ और मौसा बराबर होगा तो संख्याएं भी आपस में बराबर होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जी, बराबर। उसके बाद में कहता है कि 0.29 पेरेक्रीन अर्थात बार दे दिया गया है और इससे पूछा गया है बराबर क्या होगा। इसका आसान सा ट्रिक जान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया 2 9 जी, और दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं, तो 2 9, यानी टोटल 2 संख्याएं हैं। तो बटा में क्या कीजिएगा कि 2 × 9 लिख दीजिएगा और यही फिर आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 29/99 देखिएगा तो ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब भी एक हालांकि 100% आपको एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जहाँ पे पूछा जाएगा कि ये संख्या कितने संख्या के बराबर होंगे। जैसे मान लेते कि 0.3 पे रेक्रीन दे दिया जाता तो हम इसे ऐसे लिखते कि 3/9 और कटाने के बाद 3 × 9 1/3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। उसके बाद में कहता है कि 1 - sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 - को 1 - लिखेंगे। देखिए, साइन में जो 60 डिग्री का मान होता है वह होता है दोस्तों √3/2। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, 1 माइनस का माइनस, स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। अब देखिए, 4 और एक कैल्शियम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 में यदि 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए, 4 में से
3 को घटा लेंगे तो 1 होगा और बटे में है 4। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1/4 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, शांत होगा या अशांत होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन 100% एक मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो आसान शब्द में जानिए कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने का उसका आसान सा ट्रिक होता है कि 2n इंटू 5m होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ऑप्शन दिए जाएंगे उन सभी ऑप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शन को देखना है कि जिसका हर का गुणनखंड कीजिएगा तो जिसमें केवल 2 और 5 आना चाहिए। जैसे कि दिया गया 5/21, तो यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 7 आया है, 5 तो 2 आया नहीं, तो ये हमारा अशांत होगा। लेकिन हमें चाहिए शांत। ऑप्शन सी में देखेंगे तो 23/196 दिया गया है, तो 23 को 23 लिखेंगे और 196 को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 14 × 14 होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं 7 × 14, फिर 7 × 14। यहाँ पे 2 तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे 7 होने के कारण ये भी हमारा शांत नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो कह रहा है कि 31/121 और 121 का गुणनखंड करेंगे तो 11 × 11 होगा। इसमें भी हमारा 2 और 5 नहीं आया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 7/40 दिया गया है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी 7/2 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब हम 7/40 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो इसमें जो हर का गुणनफल आया है वो 2 और 5 आया है, इसलिए 7/40 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब चलिए देखिए उसी का उल्टा 8 दिया गया है, तो इसमें केवल 2 आएगा, तो ये हमारा शांत होगा। हमें तो आसान चाहिए ना। अब ऑप्शन सी को देखिएगा तो दिया गया है 19/512। 500 जब 12 का गुणनखंड करते हैं तो ये आपका ऐसे आता है 8 8 64, 64 8 512। जब 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें भी आपका 2 आएगा, तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा। लेकिन हमें अशांत देखना है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी को देखिएगा तो 31/343 दिया गया है। तो 31/343 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 7 7 49, 49 7 343 होता है। तो इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए तो केवल 7 7 आ रहा है, तो हमें 2 और 5 को अलावे जो संख्या आएगा वही अशांत होगा, जैसे कि 31/343। उसके बाद में कहता है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा। काफ़ी ही सिंपल होता है जब ऐसे सवाल एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 400 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 मरतबे लगाएंगे तो 2 × 2 = 400 होगा। 2 मरतबे लगाएंगे तो फिर 100 हो जाएगा, ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये 5 25 जाएगा। देखिए अब हमसे पूछा गया है कि 5 का घातांक क्या होगा। 205 आया है 2 बार, इसलिए 5 का जो घातांक होगा जी वो 2 होगा। यदि आप ऑप्शन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में 2 दिया जा चुका है। अब अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि यदि 130 = 15 × 8 + 10 है और इसका मौसत 30,15 है, तो मौसा गुने XY, तो XY बराबर क्या हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि यहाँ पे 15 में यदि आप 10 से गुणा करते हैं तो 150 होता है, 10 में 8 से गुणा करते हैं तो 10 × 8 = 80 होता है ना जी। अब 15 में 8 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए 15 × 8, हाँ देखिए ये ना सही है, जो 15 × 8 = 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब अगला सवाल कहता है कि 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। देखिए परिमेयीकरण गुणांक वाला 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे जाएंगे। इसका आसान सा तरीका क्या होता है कि जितना भी संख्या का परिमेयीकरण गुणांक आपसे पूछा जाएगा उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि √125 का पूछा गया है तो इसका आंसर भी √125 होगा, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में देखिएगा तो नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि 125 का गुणनखंड कर लेंगे, तो ये होता है 5 × 5 यानी 5 × 25 हो जाएगा, 25 × 25 = 125 हो जाएगा। अब देखिए डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में बचेगा केवल 5, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 5√5 होगा और 5√5 ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य पहचानने का आसान तरीका क्या है
कि इन चारों में देखिए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो अन्य ऑप्शन से भिन्न है। यदि ऑप्शन बी को देखिएगा तो यहाँ पे 3 पचे 15 और 5 चौका 20, सभी में 5 से भाग लग रहा है, तो ये आपका सहभाज्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 13 कम 13 और 13 पचे 65, यानी 13 में दोनों संख्या में भाग लग रहा है 13 से, तो ये भी आपका सहभाज्य नहीं हो सकता है। सी में देखिएगा तो यहाँ पे 21 तियाँ 84 और 3 सत 21, ये भी आपका लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिएगा तो 9 में यदि 3 से भाग लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है 16 में 3 से भाग नहीं लगेगा, यही आपका सहअभाज्य हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या हमेशा 1 होती है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है और शून्य घाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 0 होती है। तो यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे जाते हैं कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3 और शून्य घाती में 0 होता है। सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जरूर याद कीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि बहुपद x - 1 का शून्यक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम x बराबर लिखते हैं, जो आप -1 देख पा रहे हैं, बराबर की तरफ जाने पर ये +1 हो जाता, यानी बहुपद x - 1 का शून्यक क्या होगा, तो 1 होगा। और एक ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जी 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए, कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए यहाँ पे शून्यक दिया गया है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना जी। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा x² को x² लिखेंगे, अल्फ़ा का मान दोस्तों यहाँ पे -4 दिया गया है, बीटा का मान दिया गया है 7 इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी -4 गुने 7 हो जाएगा। अब देखिए x² को x² लिखेंगे, -4 और 7 जब ऐड कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति के पास 4 रुपया कर्ज हो, 7 रुपया कहीं से आएगा, तो कर्जदार को 4 रुपया देने के बावजूद भी उसके पास 3 रुपया बच जाएगा, तो 3x हो जाएगा। और 7 चौका 28 माइनस है तो ये -28 जाएगा, यानी हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है वह होगा दोस्तों x² + 3x - 28 और x² + 3x - 28 ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में ठीक उसी प्रकार से एक और सवाल पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा जो पिछले बार हम लोग बनाए हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में होता है जी अल्फ़ा इंटू बीटा। हम क्या करेंगे कि x² को सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग शून्यकों का योग कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में 5 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5, उसके बाद x लिखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दोस्तों 6 दिया गया है, तो प्लस में 6 लिखेंगे। इस प्रकार से x² - 5x + 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, x² - 5x + 6। उसके बाद में अगला सवाल को देखिए, कहता है कि यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होता है वो क्या होता है जी, तो ये c/a होता है ना जी। अब देखिए c का मान कितना है दोस्तों, तो c का मान 8 है, तो हम 8 लिखेंगे। a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। यदि हम 8 में 1 से भाग लगा भी देंगे तो भी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर 8 आएगा, और 8 ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है बहुपद f(x) में कि 3x² - 7x + 2 यदि f कोष्ट 1 माइनस का मान क्या होगा। यानी आपसे पूछा गया है जो 3x² दिया गया है तो सभी जगह x का मान आपको -1 बैठाना है, तो -1 का स्क्वायर कर लेते हैं। -7 गुने x दिया गया है तो x का मान फिर से -1 रखेंगे और प्लस में 2 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा देखिए यहाँ पे x² था, यानी 3 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। -7 में यदि 1 से गुना खींचेगा तो ये 7 एकम 7 यानी आपका +7 हो जाएगा, +2 हो जाएगा।
तो 3 के 3 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, है ना जी। देखिए 7 3 हो गया 10, 10 और 2 हो गया 12, यानी जब टोटल को ऐड करेंगे तो राइट आंसर हमारा 12 होगा। यदि ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन बी में 12 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर 12 होगा। उसके बाद में कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक क्या होगा। याद रखिएगा, प्रत्येक मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल जरूर पूछा जाता है, जहां पे आपसे पूछा जाता है कि दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्यक ज्ञात करने का आसान तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस जो 3 आप देख पा रहे हैं बराबर किधर जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। यदि एक्स पर से आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो 3 पे प्लस माइनस में रूट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मान एक +√3 होगा तो दूसरा -√3 होगा, और इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर +√3 -√3 होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का एक हल होगा। देखिए, अब 6 दिया गया है तो हम 6 लिखेंगे, है ना जी। उसके बाद में यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। यदि हम क्या करेंगे कि x का मान 6 रखेंगे, y का मान 6 रखेंगे, तो यदि 0 आ जाएगा तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है 6x, तो लिखेंगे 6 गुने x का मान 6 लिखेंगे, माइनस में है 2y यानी y का मान भी 6 लिखना है, बराबर में 0 है। देखिए 6 1 36 और माइनस 2 दूनी 6 दूनी 12, तो ये आपका 0 तो आ नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलती हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं कि x का मान 2 रखना है y का मान 6 रखना है, तो देखिए 6 गुने x का मान हम 2 रख लेते हैं, फिर 2 गुने y का मान यहाँ पे 6 दिया गया तो 6 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, माइनस में दिया गया 6 दूनी 12, घटने के बाद आपका 0 आ जा रहा है, तो ऑप्शन से हम चेक कर लिए हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। x = 2 तो वहीं पे y = 2 हो जाएगा। चलिए, अब अगला सवाल यहाँ पे केवल हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0, जहाँ p ≠ 0 है तो इसका मूल क्या होगा। देखिए, एक फार्मूला होता है कि -b + माइनस √b² - 4ac बटा 2a होता है। यही फार्मूला आप सभी को यहाँ पे खोजना होगा। तो -b होता है यानी -q + माइनस b² - 4b³ आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा तो बी में दिया जा चुका है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। कहता है कि द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी। सबसे पहले मूल का प्रकृति ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला d = b² - 4ac होगा। देखिए दोस्तों, b का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 गुने 1 का मान 6 और यहाँ पे c का मान 1 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे 6 जो का होगा 24। अब इसे घटा लीजिएगा और जो संख्या बचेगा वही आपका प्रकृति का मान होगा। लेकिन प्रकृति पूछा गया है कि ये मूल वास्तविक होगा कि नहीं, तो ये मूल वास्तविक भी होगा और ये असमान हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्या कहता है कि समीकरण 3x² - 18x + 6 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मूलों का योग पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पे आप सभी को अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखना होगा। दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है ना जी। अब b का मान ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग माइनस प्लस 18 लिख लेंगे, a का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, 18 में 3 से भाग लगा देंगे तो 6 3 का 18, 6 मरतबे कट जाएगा और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 26 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके 14 फरवरी 2023 को होने वाले मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।